तो दोस्तों साइंस फिक्शन एक्शन मूवी आपने लुइस एक तरह से देखी होगी 2014 की। उसका अगला पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, तो उसी पर बात होने वाली है आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसके प्री प्रोडक्शन और रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहें। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अंग्रेजी भाषा की फ्रेंच साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म पांच है, जिसे ल्यूक बेसन ने अपनी कंपनी यूरोपा कॉर्प के लिए लिखा और निर्देशित किया है, और उनकी पत्नी वर्जिनी बेसनसिला ने इसका निर्माण किया है। यह ताइपेई, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर में शूट की गई एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म है। इसमें स्कारलेट जोहानसन, मॉर्गन फ्रीमैन, चोई मिन्सिक और अमर वेकेड ने अभिनय किया है। जोहानसन ने शीर्षक चरित्र को चित्रित किया है, एक महिला जो एक नोट्रोपिक साइकेडेलिक दवा को उसके रक्त प्रवाह में अवशोषित होने पर मनोविश्लेषणात्मक क्षमताएं प्राप्त करती है। यह फिल्म 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की। 6 दुनिया भर में $469 मिलियन से ज्यादा की कमाई की, जो $40 मिलियन के बजट से 11 गुना ज्यादा थी। इसे आम तौर पर सकारात्मक, लेकिन साथ ही ध्रुवीकृत आलोचनात्मक समीक्षाएं भी मिलीं। हालांकि इसके विषयों, दृश्यों और जोहानसन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन कई आलोचकों ने कथानक को निरर्थक पाया, विशेष रूप से मस्तिष्क के 10% मिथक और परिणामी क्षमताओं पर इसका ध्यान। 6-8 कथानक। लूसी एक अमेरिकी है जो ताइपेई, ताइवान में पढ़ रही है। उसका नया प्रेमी रिचर्ड उसे एक दक्षिण कोरियाई ड्रग माफिया के लिए ड्रग खच्चर के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है, और वह मिस्टर जंग को अत्यधिक मूल्यवान सिंथेटिक ड्रग CPH 4 के 4 पैकेटों से भरा एक ब्रीफकेस पहुंचाती है। रिचर्ड को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है और यूरोप में ड्रग पहुंचाने के लिए उसके पेट में ड्रग की एक थैली जबरन सिल दी जाती है। कैद में रहते हुए उसे पेट में लात मारी जाती है, जिससे थैली टूट जाती है और उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग निकल जाती है। वह टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मानसिक समय यात्रा और दर्द महसूस न करने की क्षमता जैसी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि करती है। वह निर्दयी और भावनाहीन भी हो जाती है। अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए वह अपने अपहरणकर्ताओं को मार देती है और भाग जाती है। लूसी अपने पेट से ड्रग्स का बैग निकलवाने के लिए पास के ट्राई सर्विस जनरल अस्पताल जाती है। उसे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह के दौरान भ्रूण को विकसित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक CPH 4 का उत्पादन छोटी मात्रा में किया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करते हुए लूसी मिस्टर जंग के होटल में वापस आती है, उसके अंगरक्षकों को मार देती है, उस पर हमला करती है और टेलीपैथिक रूप से उसके मस्तिष्क से 3 शेष ड्रग खच्चरों के स्थानों को निकालती है। लूसी अपनी स्थिति पर शोध करना शुरू करती है और वैज्ञानिक सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करती है, जिसका शोध उसे बचाने की कुंजी हो सकता है। नॉर्मन से बात करने के बाद और अपनी विकसित क्षमताओं का सबूत देने के बाद वह पेरिस के लिए उड़ान भरती है और स्थानीय पुलिस कप्तान पियरे डेल रियो से संपर्क करती है, ताकि उसे दवा के बचे हुए 3 पैकेट खोजने में मदद मिल सके। उड़ान के दौरान वह विघटित होने लगती है, क्योंकि शैंपेन की एक घूंट पीने से उसकी कोशिकाएं अस्थिर हो जाती है। अपने विघटन को रोकने के लिए लूसी ने और अधिक दवा का सेवन किया। डेल रियो की मदद से लूसी बाकी दवाओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होती है। नॉर्मन और उसके सहयोगियों से मिलते हुए वह उनके साथ वह सब कुछ साझा करने के लिए सहमत होती है जो वह जानती है। प्रोफेसर की लैब में लूसी समय और जीवन की प्रकृति और लोगों की मानवता कैसे उनकी धारणाओं को विकृत करती है, इस पर चर्चा करती है। उसके आग्रह पर उसे CPH 4 के शेष 3 थैलों की सामग्री के साथ अंतःशिरा इंजेक्शन दिया जाता है।
उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदल जाता है जो लैब में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर फैलने लगता है और उन सभी को एक अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में बदल देता है। वह मानसिक रूप से अतीत में एक स्पेस-टाइम यात्रा शुरू करती है, अंततः मानव जाति के सबसे पुराने खोजे गए पूर्वज लूसी तक पहुंचती है। वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस लूसी के साथ एक शांत क्षण साझा करती है और दोनों उंगलियों को छूते हैं। फिर वह समय की शुरुआत में जाती है और बिग बैंग की गवाह बनती है। इस बीच जंग लैब में प्रवेश करता है और लूसी के सिर पर एक बंदूक तानता है। वह गोली चलाता है, लेकिन डेल रियो अंदर आता है और जैंग को घातक गोली मारता है। नॉर्मन सुपर कंप्यूटर द्वारा दी गई एक काली फ्लैश ड्राइव लेता है, जिसके बाद वह भी विघटित हो जाती है। डेल रियो नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिसके तुरंत बाद डेल रियो का सेल फोन बजता है और उसे एक टेक्स्ट संदेश दिखाई देता है, मैं हर जगह हूं। लूसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जीवन हमें 1 अरब साल पहले दिया गया था। अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। कास्ट: स्कारलेट जोहानसन लूसी मिलर के रूप में एक अनिच्छुक ड्रग खच्चर, जिसे गलती से एक ऐसी दवा दी जाती है जो असंख्य पूर्वएन्कोडेड आनुवंशिक चेतना क्षमताओं को सक्रिय करती है। लूसी की भूमिका के लिए एक ऐसी अभिनेत्री की आवश्यकता थी जो बेहद कमजोर होने के साथ-साथ सुपरपावर के रूप में विश्वसनीय हो, जब उसका किसी अवैध पदार्थ के संपर्क में आना अनजाने में उसे अविश्वसनीय कौशल हासिल कराता है। जोहानसन के अनुशासन से प्रभावित होकर बेसन ने उन्हें भूमिका के लिए चुना। उन्होंने कहा कि वह तुरंत सटीक और पेशेवर थीं, और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने फिल्म के बारे में बात की, उसका आनंद लिया। उन्होंने कहा, वह सही कारण से उत्साहित थी, जो कि कहानी थी। उस पल यह मेरे लिए एक तय सौदा था। वह निश्चित रूप से वही थी। 9. एंजेलिना जोली के बारे में व्यापक रूप से बताया जाता है कि मूल रूप से लेखन: बेसन ने कहा कि उनका इरादा लूसी के पहले भाग को लियोन द प्रोफेशनल, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित भी किया, जैसा बनाने का था, दूसरे भाग को इंसेप्शन जैसा और तीसरे भाग को 2001 ए स्पेस ओडिसी जैसा बनाने का था। वे लूसी नामक मादा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस की मस्तिष्क क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि उसके मस्तिष्क का वजन केवल 400 ग्राम था, जबकि आधुनिक मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। उन्होंने कहा, मुझे सभी विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। जब मैंने जाना कि एक कोशिका प्रति सेकंड 1000 संदेश भेज सकती है और हमारे शरीर में 100 बिलियन कोशिकाएं हैं, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। वे मस्तिष्क के बारे में एक वृत्तचित्र नहीं बनाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक और नैतिक पहलुओं के साथ एक मनोरंजक फिल्म बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उन्होंने आज के समय में काफी दुर्लभ बताया। उन्होंने कहा, यह मेरा लक्ष्य था, एक उद्देश्य के साथ एक एक्शन फिल्म। जब मैं छोटा था तो मेरा उद्देश्य छोटा था। मूल रूप से यह हमारे बारे में है, हमारी विरासत और हम क्या सीखते हैं। 17 फिल्म में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक एनिमेटेड संस्करण 2001 ए स्पेस ओडिसी से डॉन ऑफ मैन सीक्वेंस पर आधारित लूसी के कई श्रद्धांजलि में से एक है। बेसन ने कहा, मैं खाने के देश में रहता हूं और आप जोखिम, आविष्कार या रचनात्मकता के बिना किसी रेस्तरां में 3 सितारा शीर्ष मिशेलिन रेटिंग नहीं पा सकते हैं। मैं कुछ जोखिम लेना पसंद करूंगा और शायद कुछ लोग कहेंगे, यह फिल्म क्या बकवास है, लेकिन कुछ अन्य लोग इसे स्वीकार करेंगे। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हम हर फिल्म पर इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर जोखिम और नवीनता नहीं है तो आप प्रगति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि फिल्म में अमेरिकी दर्शकों के बीच हिट होने की संभावना है। बेशक, मैं चाहूंगा कि यह प्रदर्शन करे और लोग इससे खुश हों।
बजट और फिल्मांकन 48 मिलियन यूरो के अनुमानित बजट के साथ लूसी 2013 में दूसरी सबसे बड़ी फ्रांसीसी फिल्म प्रोडक्शन थी। 18 और यूरोपाकॉर्प के लिए अब तक की सबसे बड़ी फिल्म थी, जो 2000 में बेसन द्वारा स्थापित कंपनी थी। 19-20 मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2013 में पेरिस के बाहरी इलाके में एक नए मेगा स्टूडियो सीटे डू सिनेमा में शुरू हुई। 21-5 सितंबर को उत्तरी फ्रांस में एट्रेट की चट्टानों पर दृश्यों की शूटिंग की गई। 22-21 अक्टूबर को ताइपेई, ताइवान में 11 दिनों की फिल्मांकन शुरू हुई। 23-24 स्थानों में ताइपे 101 शामिल था, जो दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक है। 25-26 कुछ फुटेज को आईमैक्स कैमरों से फिल्माया गया था। 27-23 अक्टूबर को हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि उस दिन शूटिंग को मिल रही मीडिया की सभी अटेंशन से बेसन क्रोधित हो गए थे। 25 फिल्म के ताइवान भाग की शूटिंग खत्म करने के एक दिन बाद ताइपे में पत्रकारों से मिलते हुए उन्होंने कहा, हम स्कारलेट की नई ड्रेस के साथ तस्वीरें नहीं चाहते हैं। कभी कभी मैं अपनी एकाग्रता खो देता हूं क्योंकि मैं इससे परेशान हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि पपराजी की दखलंदाजी का मतलब था रात के समय शूटिंग करना एक बुरा सपना था। बेसन ने कहा कि हांगकांग की 2 अनाम एजेंसियां विशेष रूप से विघटनकारी थीं। 28 दृश्य प्रभाव बेसन द्वारा निर्देशित किसी भी फिल्म में लूसी के सबसे अधिक दृश्य प्रभाव है। 20 जिसमें वरिष्ठ दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक निकोलस ब्रूक्स के तहत 1000 से अधिक प्रभाव शॉट्स है। 9 अधिकांश दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM द्वारा किए गए थे। 29 पर्यवेक्षक रिचर्ड ब्लफ के नेतृत्व वाली टीम के साथ। ब्लफ ने लूसी को वास्तव में मजेदार बताया क्योंकि यह रोबोट या उन चीजों के 1000 शॉट नहीं थे जो हम आमतौर पर करते हैं। इसके बजाय छोटे दृश्यों पर भरोसा करते हुए, जिसमें समस्या को हल करने और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे नए तरीकों की आवश्यकता थी। 30 ILM ने जुलाई 2013 में इस परियोजना पर काम करना शुरू किया, जो बेसन के यूरोपाकॉर्प द्वारा प्रदान की गई अवधारणा कला पर आधारित थी, जैसे कि लूसी का विघटित होना और काले टेंड्रिल्स का अंकुरित होना। 29-31 रोडियो एफेक्स ने पेरिस का पीछा करने वाला दृश्य, ताइपे मैट पेंटिंग और लूसी की बरी हुई दृष्टि से देखे गए सेल फोन की रेडियो तरंगों के दृश्य प्रतिनिधित्व को संभाला। 29-32 संगीत और साउंड ट्रैक लूसी मोशन पिक्चर का साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा एरिक सेरा, विभिन्न कलाकार। जारी किया 22 जुलाई 2014। शैली फिल्म साउंड ट्रैक, फिल्म स्कोर। लेबल बैक लॉट म्यूजिक। एरिक सेरा कालक्रम। द लेडी 2011 लूसी मोशन पिक्चर का साउंड ट्रैक। 2014फिल्म का स्कोर एरिक सेरा ने तैयार किया था, जिन्होंने एंजेले और द फैमिली को छोड़कर बेसन की सभी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। ब्रिटिश संगीतकार डेमन अल्बर्न ने सिस्टर रस्ट गीत में योगदान दिया। 33 साउंड ट्रैक 22 जुलाई 2014 को बैकलॉट म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। 34 विपणन वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स ने लूसी के लिए कई प्रिंट और डिजिटल पोस्टर जारी किए। नाटे रिलीज पोस्टर में यह टैगलाइन थी, औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क की क्षमता का 10% उपयोग करता है। कल्पना करें कि वह 100% के साथ क्या कर सकता है। 15 अगस्त 2014 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने आगामी कॉमेडी फिल्म डम्ब एंड डम्बर 2 के लिए 2 एडवांस पोस्टर जारी किए, जो लूसी के नाटे रिलीज पोस्टर की नकल करते थे। 2 अप्रैल 2014 को लूसी का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया। 37 इसे सिर पर मुक्का मारने के बल से इंटरनेट पर हिट के रूप में वर्णित किया गया था। 38 समीक्षकों ने लिखा कि इसने जोहानसन के साथ लोगों को अपनी कलाई के झटके से बेहोश करने वाली एक जंगली सवारी का वादा किया था। 39 भयानक क्योंकि एक बार शोषित हुई लड़की बहुत खतरनाक हो जाती है। 40 और
आश्चर्यजनक रूप से पागल क्योंकि जोहानसन अपने अपहरणकर्ताओं की दया पर एक ड्रग खच्चर से अपने शरीर पर उल्लेखनीय नियंत्रण और दया के लिए कम होती क्षमता वाली एक अलौकिक महिला बन जाती है। 41 द गार्जियन के जेम्स लक्सफोर्ड ने कहा कि ट्रेलर जोहानसन की पिछली 3 फिल्मों में स्पष्ट रूप से एक थीम पर फिट बैठता है। ऐसे पात्र जो विकसित होते हैं, उत्परिवर्तित होते हैं या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। 42-43 फिल्म का पर्दे के पीछे का पूर्वावलोकन 10 जुलाई को जारी किया गया था। 44 अपनी 2014 की किताब ग्रेट मिथ्स ऑफ द ब्रेन में क्रिश्चियन जेरेट ने फिल्म के सभी ज्ञान में महारत हासिल करने और अपने दिमाग से कारों को फेंकने की क्षमता के चित्रण को पूरी तरह से काल्पनिक कथा के रूप में खारिज कर दिया। 45 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। लूसी ने उत्तरी अमेरिका में $126.7 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $336.7 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $463.4 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $40 मिलियन था। वो 25 जुलाई को लूसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,172 सिनेमाघरों में खुली। 46 इसने $17,088,110 के साथ शुरुआत की, जिसने इसे बॉक्स ऑफिस के शुरुआती सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर रखा, प्रतिस्पर्धी फिल्म हरक्यूलिस से आगे, जिसने $11,058,454 के साथ दूसरे स्थान पर शुरुआत की। 47 लूसी, जिसे बीमार गर्मियों के बॉक्स ऑफिस को एक आवश्यक बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया गया है। 47 ने आर्थिक रूप से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। 47 क्योंकि फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमानों ने इसे शुक्रवार को $14 मिलियन से $15 मिलियन के ट्रैक पर रखा था, जिसमें गुरुवार देर रात 2,386 स्क्रीनिंग से $2.7 मिलियन शामिल थे। 48-49 वैश्विक स्तर पर लूसी ने 8 अगस्त तक अमेरिका और कनाडा के बाहर सभी बाजारों में नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्थान पर शुरुआत की। 50 ताइपे में फिल्म के प्रदर्शन का श्रेय फिल्म के लगभग आधे हिस्से को दिया गया है, जो वहां शूट किया गया है, और इसने देश के विश्व मंच पर खुद को लाने के प्रयासों के बीच ताइवान की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है। 51-52 यह ताइपे के 22 सिनेमाघरों में खुला, जिसने 57,900 प्रवेशों से एंटी $14.3 मिलियन $4,78,000 की कमाई की, और वहां 2 दिन रहने के बाद राजधानी में एंटी $25.6 मिलियन $8,54,000 कमाए। बाद में देश भर में 75 स्थानों से एंटी $38 मिलियन $1.27 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह ट्रांसफॉर्मर्स, एज ऑफ एक्सटिंक्शन, आयरन मैन 3 और द एवेंजर्स के बाद ताइवान में चौथा सबसे अच्छा उद्घाटन दिवस बना। यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स (UIP) के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन दिवस और अब तक का सबसे अच्छा अगस्त उद्घाटन दिवस। 52 लूसी एक फ्रांसीसी एक्शन फिल्म के लिए दूसरी सबसे सफल शुरुआत भी है। 50 लूसी के लिए दर्शकों को पुरुषों और महिलाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, जिसमें 65% 25 वर्ष से अधिक आयु के थे। 53 यूनिवर्सल स्टूडियो में घरेलू वितरण के अध्यक्ष निक्की रोक्को ने कहा, एक मूल संपत्ति में एक महिला प्रमुख होने से निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। स्कारलेट एक स्टार है और उनकी उपस्थिति फिल्म में ने इसे महिलाओं के लिए बहुत अधिक आकर्षक बना दिया। 54 द ऑस्ट्रेलियन के माइकल बोडे ने टिप्पणी की कि महिलाओं का आधे दर्शकों में शामिल होना एक एक्शन फिल्म के लिए एक नई मिसाल है, और यह कि अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण लूसी बेसन की सभी फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म है जिसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव होने की संभावना है। 17 Queer.com के डेविड सिम्स ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर लूसी के साथ जोहानसन की सफलता कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि यह एक यूरोपीय आर-रेटेड एक्शन मूवी है जो ड्वेन जॉनसन द रॉक में एक अधिक सिद्ध एक्शन स्टार के साथ एक PG-13 महाकाव्य के खिलाफ ओपनिंग करती है। उन्होंने कहा,
उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्वल ब्लॉकबस्टर में सहायक भूमिकाएं निभाई है, लेकिन जोहानसन ने कभी भी एक शीर्षक से ऊपर के स्टार के रूप में ब्लॉकबस्टर की शुरुआत नहीं की है। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि द आइलैंड ऐसा करने का उनका पहला वास्तविक प्रयास था, लेकिन एक फ्लॉप थी, और अगर ट्रैकिंग बनी रहती है, तो लूसी एक मार्की नाम के रूप में जोहानसन के करियर में इस नए चरण को मजबूत करेगी। 55अमेरिका और कनाडा में लूसी ने 3,173 सिनेमाघरों में टिकट बिक्री में $61 मिलियन कमाए और अपने शुरुआती सप्ताह में 7.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। 50 रोक्को ने कहा कि टिकट खरीदारों की व्यापक रुचि ने संकेत दिया कि लूसी एक एक्शन फिल्म में एक अलग पक्ष लेकर आई, और यूनिवर्सल स्टूडियोज ने आर-रेटेड मूल अवधारणा वाली महिला संचालित एक्शन फिल्म के लिए उच्च उम्मीदें बनाए रखी थीं। 49 ऑनलाइन टिकट सेवा फैंडेंगो पर सप्ताहांत की टिकट बिक्री में अग्रणी, लूसी ने बिक्री चक्र में एक ही बिंदु पर एक्शन थ्रिलर ओब्लिवियन, एलिसियम और एज ऑफ टुमारो को पीछे छोड़ दिया। 48 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत के स्थानों की तुलना में द बॉर्न लिगेसी $38.1 मिलियन और साल्ट $36 मिलियन को भी पीछे छोड़ दिया। 53 बॉक्स ऑफिस मोजो के रेसुबर्स ने कहा, तथ्य यह है कि यह करीब भी आ गई, हालांकि इस मध्यम बजट वाली मूल एक्शन फिल्म के लिए काफी उल्लेखनीय उपलब्धि है। 53सुबर्स ने कहा कि लूसी की सफलता में कुछ योगदान देने वाले कारक है। उन्होंने टिप्पणी की, सबसे पहले फिल्म का आधार दिलचस्प था, क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का 10% से अधिक उपयोग कर सकें, जो एक्शन से भरपूर, दृश्य आश्चर्यजनक विज्ञापनों में सबसे आगे और केंद्र में था। उन्होंने कहा कि इससे जोहानसन की लूसी की मुख्य भूमिका को द एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो के रूप में उनके द्वारा बनाए गए बटकिकिंग ब्रांड का एक स्वाभाविक विस्तार प्रतीत होने में मदद मिली, और यह पहचानते हुए कि दर्शक सामग्री से जुड़ रहे थे, यूनिवर्सल ने लूसी को अगस्त के मध्य से आगे बढ़ाने का समझदारी भरा निर्णय लिया, जहां यह इसके बजाय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और द एक्सपेंडेबल्स 3 के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा होता, जो इस कम प्रतिस्पर्धी जुलाई के अंत की तारीख के विपरीत होता। 53 लॉस एंजल्स टाइम्स के ओलिवर गेटेल ने भी इसी तरह की टिप्पणी की, फिल्म के सफल शुरुआती सप्ताहांत के लिए 5 कारण बताए। एक आकर्षक विज्ञानफाई हुक, 10% मस्तिष्क मिथक, एक एक्शन स्टार के रूप में जोहानसन, एक भीड़ सुखदायक के रूप में बेसन, दर्शकों को खुश करने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से वे जो मजबूत महिला पात्रों को गढ़ते हैं। मजबूत महिलाओं की एक गर्मियों वर्ष में पिछली सफल महिला संचालित फिल्में मेलेफिकेंट और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स थीं, और एक चिकना विपणन अभियान। फिल्म के ट्रेलर एक उच्च अवधारणा कथा, कार्रवाई और तबाही पर जोर देते हैं, जबकि दार्शनिक और आध्यात्मिक उपदेश पर जोर नहीं देते हैं। फिल्म के लिए शुरुआती समीक्षाएं सकारात्मक और मिश्रित थीं, 7, 55, 56, 57 और बाद में आम तौर पर सकारात्मक। 58 आलोचकों द्वारा लूसी को मनोरंजक और मूर्खतापूर्ण लेकिन ध्रुवीकरण करने वाली श्रेणी में रखा गया था। 6, 55, 59, 60 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर यह 240 समीक्षाओं के आधार पर 67% की अनुमोदन रेटिंग रखती है, जिसकी औसत रेटिंग 6.0010 है। साइट की आलोचनात्मक आम सहमति पड़ती है। उत्साही और मूर्खतापूर्ण, लूसी फिल्म के तर्क अंतराल के माध्यम से घटिया रोमांच और स्कारलेट जोहानसन के आकर्षण के साथ शक्ति प्रदान करती है, और ज्यादातर इसमें सफल होती है। 61 समीक्षा एग्रीगेटर मेटाक्रिटिक पर फिल्म में 45 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 61 का भारित औसत स्कोर है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 62 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर C+ का औसत ग्रेड दिया। 47 14 प्रेस समीक्षाओं के आधार पर फ्रांसीसी वेबसाइट एलोसिने ने फिल्म को 5 में से 2.6 की औसत रेटिंग दी। 63 फ्रांसीसी वेबसाइट सिनेमुर पर
फिल्म को 84% का स्कोर मिला। 撞死， फ्रांस में फिल्म को 14 प्रेस समीक्षाएं मिलीं। सकारात्मक स्वागत के बारे में डैनियल अटाली ने ले जर्नल डू डिमांचे में लिखा कि ल्यूक बेसन की थ्रिलर मनोरंजन करने और सस्पेंस बनाए रखने की सफल प्रतिभा को दर्शाती है। 65 वॉयसी में समीक्षक ने बेसन के काम की भी सराहना की, जिसमें कहा गया कि वह सुपरहीरो फिल्म और एशियाई गैंगस्टर्स के बारे में फिल्म के बीच इस अजीबोगरीब क्रॉस के साथ एक्शन फिल्मों में लौट रहे हैं, जिसे हमेशा सेक्सी स्कारलेट जोहानसन ने और भी बेहतर बनाया है। 65 ले पेरिसियन में मैगली ग्रुएट ने कहा, कुछ लोगों ने इसे एक नारीवादी फिल्म कहा है, और हालांकि हम उस हद तक नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात से इनकार करना गलत होगा कि एक महिला को दुनिया को बचाने के लिए समाधान के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। 65 लिबरेशन ने लिखा, सफलता या अलंकरण से परे जो प्रत्येक नए दृश्य को हिंसा और असंभव मोड़ के शानदार प्रदर्शन से सजाता है, एक मजबूत भावना है कि ल्यूक बेसन अब केवल विपणन विचारों से परे एक स्थिति से फिल्में बनाते हैं। 65 ले नोवेल ऑब्जर्वेटर ने लिखा, यह स्पष्ट नहीं था कि एक बार नवीनता समाप्त हो जाने के बाद इस तरह का मनगढ़ंत चित्रण दर्शकों को कैसे भ्रमित कर सकता है। 65， अमेरिकी समीक्षकों में द अटलांटिक के क्रिस्टोफर और ने 26 बिंदुओं की सूची के माध्यम से इसकी समीक्षा की। द अटलांटिक में दिमाग की क्षमता के बारे में अब तक की सबसे बेवकूफ फिल्म शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में और ने इसे स्कारलेट जोहानसन के लिए दिमाग को झकझोर देने वाली गलत गन्ना वाली विज्ञानफाई फिल्म के रूप में वर्णित करते हुए शुरू किया, जिसे वे मध्यम रूप से करिश्माई मानते हैं, और फिल्म की 89 मिनट की लंबाई को दयापूर्वक संक्षिप्त बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस स्क्रीन टाइम में मूर्खता की मात्रा काफी लंबी अवधि की भयानक फिल्मों की तुलना में कम है। उन्होंने अंतः समीक्षा प्रारूप के अपने चयन को बिंदुओं के माध्यम से समझाया और फिल्म को इतनी मूर्खतापूर्ण कहा कि इसकी खामियों को ठीक से व्यक्त करने का एकमात्र तरीका उन्हें गिनना है। 66 वैरायटी के जस्टिन चांग ने लूसी को एक शानदार नायिका के लिए एक शानदार ढंग से तैयार किया गया शोकेस कहा, जिसके लिए हम सहज रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन करते हैं, और एक मनोरंजक सहज रूप से मूर्खतापूर्ण उच्च अवधारणा वाली काल्पनिक कथा जो आत्ममहत्व से रहित है, क्योंकि यह किसी भी संख्या में हॉलीवुड विज्ञानफाई हेडट्रिप क्लासिक्स को निपुणता से श्रद्धांजलि देता है। अपने विचारों को सिनेमाई संदर्भों की घनी भूल भुलैया में एम्बेड करता है, जो किसी तरह दुकानदारी के बजाय धूर्तता महसूस करते हैं। 67 द गार्जियन के जॉर्डन हॉफमैन ने फिल्म को नासमझ और मिश्रित लेकिन प्रणोदक और मजेदार कहा और कहा कि स्कारलेट जोहानसन इस छद्म बौद्धिक एक्शन फ्लिक में चमकती है जो ल्यूक बेसन के बेहतरीन काम का प्रतिनिधित्व करती है। फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट के बाद से उन्होंने लूसी को 3/5 स्टार दिए। 68 जबकि आईजीएन के जिम वेजवोडा ने फिल्म को 7.2 रेटिंग दी और कहा, यह फिल्म पूरी तरह से जोहानसन के बारे में है, जो लगभग हर दृश्य में है। वह शीर्षक चरित्र को कुशलता से निभाती है, क्योंकि वह एक औसत व्यक्ति से सर्वशक्तिमान इकाई में बदल जाती है, और आखिरकार लूसी जितना काम करती है उससे कहीं ज्यादा करती है। यह एक मजेदार फिल्म है, भले ही इसका विज्ञान अविश्वास के निलंबन से ज्यादा हो। यह बेसन की शैली और जोहानसन के प्रदर्शन का श्रेय है कि लूसी एक ट्रेन मलबा नहीं है। 69 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहा, आप बेसन के दर्शन और परिकल्पनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप जो आपके सामने है उसे मिस कर देंगे। लूसी चीजों के बारे में बेसन के नजरिए का एक बेदाग एहसास है। 70， इसके विपरीत द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉन डेफोर ने कहा कि बहुत सी फिल्मों और उपन्यासों में यह कल्पना की गई है कि अगर हम अपने पूरे मस्तिष्क पर सचेत नियंत्रण प्राप्त कर ले तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कोई भी उपन्यास याद नहीं आता जिसके विचार इस फिल्म से अधिक हास्यास्पद हों। उन्होंने कहा कि दर्शक फिल्म के साथ झूम सकते हैं क्योंकि लूसी मानवीय क्षमता से परे काम करती है, लेकिन यह फिल्म लूसी की बढ़ती हुई ईश्वरीय क्षमताओं को उचित नहीं ठहराती है, जिसमें जल्द ही समय यात्रा
और उड़ना शामिल हो जाता है। कभी कभी वास्तविक दर्शन का एक टुकड़ा पटकथा में डाला जाता है, लेकिन यह इतनी बकवास से घिरा हुआ है कि एक उदार दर्शक भी लूसी के अनुभवों को उचित ठहराने में परेशानी महसूस करता है। 71 एले वीकली के लिए लिखते हुए एमी निकोलसन ने कहा कि बेसन को लगता होगा कि दर्शक और भी कम सिनेप्स के साथ काम कर रहे हैं, 10% की क्षमता से भी कम। यहाँ उनकी शैली चिकनी है, लेकिन हाथ पकड़ने वाली शाब्दिक है, और जैसा कि नई बायोनिक लूसी बदला लेना चाहती है, बेसन हमें यह समझाने की भी कोशिश करती है कि वह एक मजबूत महिला पात्र है, जिसका अधिकांश पुरुष एक्शन निर्देशकों के लिए बस एक सेक्सी, चुप बदमाश का मतलब है। दर्शकों में असली महिलाएं आश्चर्यचकित हो सकती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 5 इंच के लुबोटिन में एक बहुमहाद्वीपीय गोलीबारी में लंगड़ा क्यों सकता है। 72. फिल्म की मुख्य आलोचनाओं में मस्तिष्क के 10% का मिथक, लूसी का कम सहानुभूतिपूर्ण और अधिक रोबोट जैसा हो जाना, जैसे जैसे उसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ती है, उसकी अजेयता, 8, 67, 71, 73 और स्पष्ट बिंदुओं को व्यक्त करने के लिए जानवरों की कल्पना का उपयोग करना शामिल था। 55 बेलफास्ट टेलीग्राफ के राल्फ ब्लैकबर्न ने मस्तिष्क के केवल 10% का उपयोग करने की धारणा को एक अक्सर उद्धृत विचार कहा, जिसमें स्पष्ट हॉलीवुड क्षमता है, लेकिन प्रमुख तंत्रिका विज्ञानियों के अनुसार एक शहरी मिथक से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेसर बारबरा साहकियन का हवाला देते हुए कहा कि यह पता लगाना असंभव है कि हम अपने मस्तिष्क का कितना मात्रात्मक उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से 10% से बहुत अधिक है। 8 चांग ने कहा कि क्योंकि बेसन विभिन्न जैविक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहेलियों के साथ जो फिल्म उठाती है, चंचल और गंभीरता से जुड़ने में अधिक रुचि रखती है, कहानी में एक एक्शन फिल्म के रूप में कमी है, और यह बहुत थ्रिलर नहीं है। यह वस्तुतः एक एंटी थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस या किसी भी तरह के खतरे की वास्तविक भावना नहीं है, क्योंकि इसकी नायिका कमोबेश अजेय है, और यह कि कभी-कभी यह भावना दूर करना मुश्किल होता है कि एक अधिक चतुर, अधिक बेलगाम तस्वीर को शैली के बंधनों से पूरी तरह से बचने का एक तरीका मिल सकता था। 67 चांग की तरह डेफोर ने महसूस किया कि फिल्म की खामियों में से एक लूसी की अजेयता है, क्योंकि यह आने वाले नाटक के बहुत से हिस्से को शून्य कर देती है। 71 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने कहा कि फिल्म के पहले 20 मिनट अच्छे हैं, लेकिन आधे घंटे के रन टाइम तक दर्शकों को एहसास हो जाएगा कि लूसी की कोई सीमा नहीं है, जो कुछ समय बाद फिल्म को सीमित भुगतान के साथ सुस्त बना देता है। 74 दूसरी ओर बोस्टन ग्लोब के टाय बूर ने आलोचनाओं के बारे में कहा, तर्क की तलाश में बेसन की फिल्म में कौन आता है। लूसी अपने स्वयं के आविष्कार किए गए भौतिकी के प्रति सच्ची रहती है। 75 बेसन ने कहा कि वह 10% मिथक के बारे में जानते थे और फिल्म इसे एक रूपक के रूप में उपयोग करती है। 17 जबकि द डेली टेलीग्राफ के लिए रॉबी कॉलिन ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म पारलौकिक आदर्शवाद के कांटियन मॉडल पर आधारित है, जहां मानव मन दुनिया को समझने के लिए उस पर आदेश लागू करता है, और इसके बिना अंतरिक्ष और समय में वस्तुओं के बीच सभी संबंध मौजूद नहीं रहेंगे। 76. लूसी की तुलना विभिन्न फिल्मों से की गई है। सामान्य उदाहरणों में अकीरा 77, 78, 2001, ए स्पेस ओडिसी, द मैट्रिक्स, द ट्री ऑफ लाइफ, ट्रांसेंडेंस और विशेष रूप से लिमिटलेस शामिल है। 8, 67, 71, 73 चांग ने कहा, लूसी का सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता की ओर क्रमिक उदय द मैट्रिक्स में नियो की अपनी ऐसी यात्रा की याद दिलाता है, जबकि उसके कई काले सूट पहने कोरियाई विरोधी एजेंट स्मिथ की एक और सेना का सुझाव देते हैं, और कहा कि जब लूसी खुद को बिग ब्रदर शैली में आसपास के हर कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पर अपलोड करती है, तो फिल्म ट्रांसेंडेंस की एक जीवंत, कम बोझिल रीमेक का सुझाव देती है। 67 हॉफमैन ने कहा, फिल्म का अंत पूरी तरह से पटरी से उतर जाता है, लेकिन एक तरह से यह अपनी मूर्खता में आकर्षक है। यह 2001 ए स्पेस ओडिसी की तरह है,
जो कम ध्यान अवधि वाले लोगों के लिए है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी अपना दिमाग उड़ाने की जरूरत है। 68 मेट्रो न्यूयॉर्क के मैट प्रिगे ने फिल्म को बेवकूफ़ी भरी, स्मार्ट और शानदार कहते हुए कहा कि यह मज़ेदार अनैतिक लिमिटलेस की तुलना में एक अलग दिशा में स्मार्ट तरीके से जाती है, जिसमें ब्रैडली कूपर के चरित्र ने एक समान दवा का दुरुपयोग किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सफलता, पैसा और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। वह स्वार्थी था। लूसी निस्वार्थ है। प्रिगे ने कहा, अगर लूसी लिमिटलेस है, तो यह द ट्री ऑफ लाइफ की एक झलक से अधिक लिमिटलेस है, और यहां तक कि फिल्म अंडर द स्किन का भी थोड़ा सा हिस्सा है, जिसमें जोहानसन भी है। 73 बूर ने टिप्पणी की जहां एक पूरी तरह से विकसित सेरिबैलम ने कूपर के चरित्र को वास्तव में बहुत सक्षम बना दिया, वहीं लूसी एक आध्यात्मिक बदलाव से गुजरती है, जो फिल्म के मध्य बिंदु तक समय, स्थान और उसके शरीर को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। 75 लूसी की शक्तियों की तुलना प्रोफेसर एक्स, डॉक्टर डॉ मैनहट्टन, गैलेक्टस, ब्रूस ऑलमाइटी के भगवान, स्कारलेट विच और अकीरा के टेत्सुओ से करते हुए Hollywood.com के जॉर्डन स्मिथ ने कहा कि लूसी अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली फिल्म चरित्र हो सकती है, लेकिन संकेत दिया कि टेत्सुओ की शक्तियां उससे मेल खा सकती है। 79प्रशंसा। लूसी के लिए पुरस्कार और प्रशंसा। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। 2014 महिला फिल्म पत्रकारों का गठबंधन सर्वश्रेष्ठ महिला एक्शन स्टार के लिए किक एस पुरस्कार स्कारलेट जोहानसन मनोनीत। 2014 विलेज वॉयस फिल्म पोल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री द्वितीय विजेता। 2015 सैटर्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एक्शन एडवेंचर फिल्म लूसी मनोनीत। ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्कारलेट जोहानसन मनोनीत। बृहस्पति पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री मनोनीत। एमटीवी मूवी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन मनोनीत। नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तीसरा स्थान। विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कार फोटोरियल लाइव एक्शन फीचर मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्मित वातावरण रिचर्ड ब्लफ, स्टीफन बेविंस, स्टीफन डेलुका, टिफनी युंग मनोनीत। ग्राफिक उपन्यास और भविष्य। हॉलीवुड पत्रकार निक्की फिंके ने जुलाई 2014 में अपने फिल्म उद्योग ब्लॉग पर एक पोस्ट में बताया कि अगस्त में एक लूसी ग्राफिक उपन्यास ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसमें एक सप्ताह के लिए हर दूसरे दिन 4 अध्याय दिखाई देंगे। 80 अर्धएनिमेटेड ग्राफिक उपन्यास का पहला अध्याय फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पर प्रकाशित किया गया था, और इसमें वही कहानी सामग्री है जो ट्रेलरों में देखी गई है, जिसमें स्क्रॉलिंग के साथ चलने वाले चित्र तत्व है। 81अप्रैल 2014 के वंडरकॉन साक्षात्कार में बेसन से लूसी सीक्वल की संभावना के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा, लूसी के साथ आप फिल्म का अंत देखेंगे। मुझे नहीं पता कि हम सीक्वल कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म बहुत बड़ी है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। 82 अगस्त में ताइपे में फिल्म का प्रचार करते समय, जहां दृश्यों की शूटिंग की गई थी, बेसन ने सीक्वल की संभावना के बारे में आगे टिप्पणी की, मुझे नहीं लगता कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। यह उसके लिए नहीं बना है। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो शायद मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। 84 जून 2015 में यह बताया गया कि एक सीक्वल विकास में था। 85 अक्टूबर 2017 में यह अफवाह थी कि बेसन ने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। 86 लेकिन 5 अक्टूबर को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि वह लूसी के सीक्वल पर काम नहीं कर रहे हैं। 87 31 अक्टूबर 2022 को यूरोपा कॉर्प और विलेज रोडशो द्वारा एक स्पिन-ऑफ सीरीज के विकास की घोषणा की गई, जिसमें फ्रीमैन अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 88यह भी देखे। पोस्ट ह्यूमन। ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन, फ्रेंच, LYKBS, जन्म 18 मार्च 1959, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है।
उन्होंने सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया। सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लेनेट का लेखन और निर्देशन किया। 1980 में अपने करियर की शुरुआत के करीब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की, जिसका नाम बाद में लेस फिल्म्स डू डाफिन रखा गया। 2000 में इसे तब हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पियरेंज लेपोगम एफआर के साथ यूरोपा कॉर्प की सह स्थापना की। लेखक, निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन 50 से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों क्लब मेड स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। इस माहौल से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई। उन्होंने अपने युवाकाल का अधिकांश समय अपने माता-पिता के साथ इटली, यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसॉर्ट्स की यात्रा में बिताया। जब वह 10 वर्ष के थे, तब परिवार फ्रांस लौट आया। उनके माता-पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इसके बारे में उन्होंने कहा, यहाँ 2 परिवार है और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र बुरा स्मारिका हूं जो काम नहीं करती। उन्होंने इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में कहा, और अगर मैं गायब हो जाता हूं तो सब कुछ सही हो जाएगा। अस्तित्व का जुनून यहीं से आता है। मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। 17 साल की उम्र में बेसन को एक डाइविंग दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गए। द गार्जियन के साथ 2000 के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर के चुनाव को कैसे प्रभावित किया। मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कागज का एक टुकड़ा लिया और बाईं ओर मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था, और वह सब कुछ जो मैं नहीं कर सकता था। पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है, मुझे चित्र पसंद है, मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में यह जानने के लिए मुझे सेट पर जाना चाहिए। और मेरा एक दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था। यह सच है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो सेट पर चलते हैं। इसलिए मैं सेट पर गया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिलने गया और उनसे कहा कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूं और स्कूल जाना बंद कर दूंगा और अलविदा। और मैंने ऐसा किया। इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई और यह बहुत, बहुत खराब थी। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई। वास्तव में यही मेरी मुख्य चिंता थी, यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं एक लघु फिल्म बना सकता हूं। आजीविका। बेसन ने कथित तौर पर अपनी किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था। बोरियत से बाहर निकलकर उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जिसमें बाद में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक द फिफ्थ एलिमेंट 1997 की पृष्ठभूमि भी शामिल थी, जो कि किशोरावस्था में पढ़ी गई फ्रेंच कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी। उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया। 18 साल की उम्र में
बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के बारे में जानने के लिए अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने क्लाउड फराल्डो और पैट्रिक ग्रैंडपेरेट सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 3 लघु फिल्में, 1 कमीशन वृत्तचित्र और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया। 8 फिर वे 3 साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन पेरिस लौट आए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लोप रखा, फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डाफिन कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उन्हें अपनी पहली लघु फिल्म 11th डर्नियर के लिए संगीत तैयार करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की है, जिनमें टैक्सी सीरीज 1998 से 2007, ट्रांसपोर्टर सीरीज 2002 से 2008, रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग, और जेट ली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन और अनलीशेड शामिल है। उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन, टेकन 2 और टेकन 3, जो सभी कामेन के साथ सहलिखित और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत है, बड़ी सफल रही है, जिसमें टेकन 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई है। उद्धरण वांछित बेसन 2000 के कान फिल्म महोत्सव में बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 10 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सेसर पुरस्कार जीता। 11 उन्हें अपनी फिल्मों लियोन, द प्रोफेशनल 1994, 12 और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सेसर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 13 फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट 1983, 14 सबवे 1985, 15, 16 द बिग ब्लू 1988, 17 ला फेम निकिता 1990 और लियोन द प्रोफेशनल 1994 शामिल है। 16. सिनेमा डू लुक राफेल बासन और गाय ऑस्टिन जैसे आलोचकों ने बेसन को सिनेमा डू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया है, एक विशिष्ट, अत्यधिक दृश्य शैली जो 1980 के दशक से 1990 के दशक के प्रारंभ तक निर्मित हुई थी। सबवे 1985, द बिग ब्लू 1988 और ला फेम निकिता 1990 सभी को इस शैलीगत स्कूल का माना जाता है। यह शब्द आलोचक राफेल बासन ने 1989 में ला रिव्यू डू सिनेमा नंबर 449 में लिखे एक निबंध में गरा था। 18 प्रायोगिक सिनेमा के पक्षधर और न्यू वेव नॉवेले वेग निर्देशकों के मित्र बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनेइक्स और लियोस कैरेक्स के साथ 3 निर्देशकों के रूप में रखा, जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की। बेसन और इस तरह वर्गीकृत किए गए ज्यादातर फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे। उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की नई लहर से की। 1985 में न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए गए एक साक्षात्कार में बेसन ने कहा, जीन-ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा त्रुफो मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह उस समय का सबसे आधुनिक माध्यम था। आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर, ज्यादा विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका रूप बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित कर लिया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जोश ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिलाकर रख देगा। 20. बेसन ने आंग सान सूकी की बायोपिक द लेडी 2011 मूल शीर्षक डांस ला लुमियर का निर्देशन किया। उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया। 21. काम बेसन की कई फिल्मों ने भले ही
आलोचनात्मक सफलता न पाई हो, लेकिन लोकप्रिय सफलता हासिल की है। ऐसी ही एक फिल्म थी ले ग्रैंड ब्लू। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने 2007 में बेसन की प्रोफाइल में लिखा, जब 1988 के कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ तो इसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक धमाकेदार फिल्म थी। युवा लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसे बार बार देखने के लिए वापस आते रहे। फिल्म ने 10 मिलियन टिकट बेचे और जल्द ही यह फ्रांसीसी संस्कृति में एक निर्णायक क्षण बन गई, जिसे फिल्म जनरेशनल कहा जाता है। बेसन ने आर्थर सीरीज बनाई, जिसमें आर्थर एंड द मिनीमोएज, आर्थर एंड द फॉरबिडन सिटी, आर्थर एंड द वेंजेंस ऑफ माल्टाज्ड और आर्थर एंड द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स शामिल है। उन्होंने आर्थर एंड द इनविजिबल्स का निर्देशन किया, जो संग्रह की पहली 2 पुस्तकों का रूपांतरण है। लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली यह फिल्म यूके और यूएस में रिलीज हुई थी। उद्धरण की आवश्यकता। सूक्ष्म मूल्यांकन। बेसन को फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं में सबसे हॉलीवुड के रूप में वर्णित किया गया है। 22 स्कॉट टोबियास ने लिखा कि उनकी चिकनी, व्यावसायिक एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली करने वाली थीं ड्रग्स, स्लीज, चकली सुपरविलेन और हांगकांग शैली के प्रभाव, कि प्रत्येक नई परियोजना संभवतः शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइटआउट के साथ शुरू होती है। 23. अमेरिकी फिल्म समीक्षक आर्मंड व्हाइट ने बेसन की प्रशंसा की है, जिन्हें वे एक्शन फिल्म को परिष्कृत करने और उसमें क्रांति लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बेसन अपने पात्रों के संघर्ष को मानव पतन के प्रति एक ईमानदार प्रतिरोध के रूप में नाटकीय रूप देते हैं। 24. व्यक्तिगत जीवन। बेसन की 4 बार शादी हुई है। पहली बार 1986 में अभिनेत्री एनी पेरिलॉड से। उनकी एक बेटी जूलियट थी, जिसका जन्म 1987 में हुआ। पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता 1990 में अभिनय किया। 1991 में उनका तलाक हो गया। बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मैवेन लेबेस्को थीं, जिनसे उन्होंने 32 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की थी और वह 15 साल की थीं। 25 उन्होंने 1992 के अंत में शादी की, जब 16 वर्षीय ले बेस्को उनकी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थीं, जिसका जन्म 3 जनवरी 1993 को हुआ था। 26 ले बेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन 1994 को प्रेरित किया, जहां कथानक में एक वयस्क व्यक्ति और 12 वर्षीय लड़की के बीच भावनात्मक संबंध शामिल थे। 25 उनकी शादी 1997 में समाप्त हो गई, जब द फिफ्थ एलिमेंट 1997 के फिल्मांकन के दौरान बेसन अभिनेत्री मिला जोवोविच के साथ शामिल हो गए। उन्होंने 14 दिसंबर 1997 को 21 वर्षीय जोवोविच से शादी की, जब वह 38 वर्ष के थे। 1999 में उनका तलाक हो गया। 27. 28 अगस्त 2004 को 45 वर्ष की आयु में बेसन ने फिल्म निर्माता वर्जिनी सिल्ला 32 से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं। 2018 में अभिनेत्री सैंड वान रॉय, जो वेलेरियन और सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लेनेट में दिखाई दी, ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया। 29 निर्देशक के वकील थियरी मैरेम्बर्ट ने कहा कि बेसन इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानते हैं, जिसके प्रति उन्होंने कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया है। 30-31. फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला वापस ले लिया। 32 दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। 33 पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं किए गए थे, नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा, धमकी, हिंसा का अस्तित्व नहीं है। 34
अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 35 जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से मुक्त कर दिया गया था। यह फैसला वैन रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और समान आरोपों पर मुकदमा चलाने से रोकता है। 36 कई अन्य महिलाओं, जिनमें एक पूर्व सहायक, सीटे डू सिनेमा स्टूडियो की 2 छात्राएं और बेसन के यूरोपा कॉर्प की एक पूर्व कर्मचारी शामिल है, जो सभी गुमनाम रहना चाहती थीं, ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया। 37 अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत न होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि के मुकदमे से बच गईं। उनकी कहानियों का उपयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया। 38、39。 चयनित फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख ल्यूक बेसन फिल्मोग्राफी। निर्देशित विशेषताएं। एलवंत डेर्नियर 1981, ले डेर्नियर कॉम्बैट 1983, सबवे 1985, The Big Blue 1988。 ला फेम निकिता 1990, अटलांटिस 1991, लियोन द प्रोफेशनल 1994, द फिफ्थ एलिमेंट 1997, द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क 1999, एंजले 2005, आर्थर एंड द मिनिमोयस 2006, आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्टाजार्ड 2009, एडेल ब्लैंकसेक के असाधारण रोमांच 2010, आर्थर 3 द वार ऑफ द टू वर्ल्ड्स 2010, 2011 द फैमिली 2013, Lucy 2014 वेलेरियन और 1000 ग्रहों का शहर 2017, अन्ना 2019, डॉगमैन 2023, ड्रैकुला ए लव टेल 40 TBA। विरासत और सम्मान। बेसन के पुरस्कारों में ब्रुसेल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार, फैंटास्पोर्टो ऑडियंस जूरी पुरस्कार विशेष उल्लेख, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1983 में ले डर्नियर कॉम्बैट के लिए, इटालियन नेशनल सिंडिकेट ऑफ फिल्म जर्नलिस्ट सिल्वर रिबन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदेशी फिल्म, ला फेम निकिता के लिए 1990, अलेक्जेंडर कोर्डा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए, नील बाय माउथ 1997 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीजर पुरस्कार, द फिफ्थ एलिमेंट के लिए 1997 7 बेसन को 2016 में इंकपॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 41 फिल्म कंपनी। मुख्य लेख यूरोपा कॉर्प। 2000 में बेसन ने पियरेज ले पोगाम के साथ यूरोपा कॉर्प की सहस्थापना करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को पीछे छोड़ दिया, जिसके साथ वे 1985 से लगातार काम कर रहे थे। ले पोगाम तब गौमोंट के साथ वितरण निदेशक थे। यूरोपा कॉर्प ने कई अंग्रेजी भाषा फिल्मों के आधार पर मजबूत विकास किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय वितरण है। पेरिस, नॉर्मैंडी और हॉलीवुड में इसकी उत्पादन सुविधाएं है, और यह जापान और चीन में वितरण साझेदारी स्थापित कर रहा है। वीडियो संगीत। पुल मरीन, इसाबेल अज्जानी 1983, मोन लीजियोनेयर, सर्ज गेंसबर्ग 1988, Gilmon Guorlaje Mylan Farmer 1992 लव प्रोफ्यूजन, मैडोना 2003, I Feel Everything Cara Delevingne 2017 एरिक सेरा, फ्रेंच, EI के एसे, जन्म 9 सितंबर 1959, एक फ्रांसीसी संगीतकार है। वे फिल्म निर्देशक ल्यूक बेसन के लगातार सहयोगी है। प्रारंभिक जीवन। सेरा का जन्म सेंटमांडे में हुआ था। उनके पिता क्लाउड 1950 और 60 के दशक में एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी गीतकार थे, और इसलिए एरिक को कम उम्र में ही संगीत और उसके निर्माण से परिचित होना पड़ा। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। आजीविका।
1980 के दशक की शुरुआत में एरिक सेरा निर्देशक ल्यूक बेसन से मिले और उन्हें अपनी पहली फिल्म ले डर्नियर कॉम्बैट 1983 के लिए संगीत देने के लिए कहा गया। सेरा ने आज तक बेसन द्वारा निर्देशित सभी फिल्मों के लिए संगीत दिया है, सिवाय एंजेले 2005, अंजा गरबारेक द्वारा संगीत दिया गया और बेसन द्वारा लिखित कई फिल्मों के लिए, जैसे वासाबी। 1995 में सेरा को जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्डनआई के लिए संगीत तैयार करने के लिए चुना गया था और उन्होंने पिछली बॉन्ड फिल्मों में इस्तेमाल किए गए साउंड ट्रैक की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक ध्वनि वाला अवंतगार्डे साउंड ट्रैक तैयार किया। इसे फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। जबकि सेरा के स्कोर को कुछ लोगों ने अत्यधिक अभिनव माना है, कई बॉन्ड प्रशंसकों ने इसकी आलोचना की है और अक्सर क्लासिक, तुरंत पहचाने जाने वाले बॉन्ड लेटमोटिव की कमी को उजागर किया है, जिसे मूल रूप से मोल्टी नॉर्मन और जॉन बैरी ने बनाया था। गोल्डनआई के निर्माताओं ने बाद में टैंक चेज सीक्वेंस को फिर से स्कोर करने के लिए जॉन ऑल्टमैन को काम पर रखा, जिसमें बॉन्ड थीम की पारंपरिक व्यवस्था शामिल थी। डेविड अर्नोल्ड 2008 तक बॉन्ड संगीतकार के रूप में सेरा का स्थान लेंगे। सेरा को कभी-कभी उनके नाम के फ्रेंच उच्चारण के कारण आरेक सारे के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट के साउंड ट्रैक पर उनकी रचना लिटिल लाइट ऑफ लव का श्रेय आरेक सारे को जाता है। सेरा 17 वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जोडी लुशविच के साथी है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, अशानी और मिटिवाई। अन्य परियोजनाएं 1980 से 1988 तक एरिक सेरा ने फ्रांसीसी गायक जैक्स हिगेलिन के लिए बास गिटार बजाया। सेरा एक गीतकार भी है। उन्होंने फिल्म सबवे के लिए इट्स ओनली मिस्ट्री, ले ग्रैंड ब्लू के लिए माई लेडी ब्लू और द फिफ्थ एलिमेंट के लिए लिटिल लाइट ऑफ लव लिखा है। 1998 में उन्होंने आरेक सारे नाम से रॉक संगीत का एक एल्बम जारी किया, जो फ्रेंच में शुरुआती अक्षरों के रूप में उच्चारित होने पर कलाकार के नाम जैसा दिखता है। सेरा ने 2008 के लास वेगास क्रिस एंजेल, सर्क डू सोलेल शो क्रिस एंजेल, बी लाइवी के लिए संगीत तैयार किया। स्क्रीन पर उपस्थिति सेरा ने कैमरे के सामने बहुत कम समय बिताया है, इसके बजाय उन्होंने पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया है। हालांकि फ्रेंच टेलीविजन पर उन्होंने संगीत प्रस्तुत करते हुए कई बार काम किया है और विशेष रूप से ल्यूक बेसन की फिल्म सबवे में दिखाई दिए है, जिसमें उन्होंने एनरिको द बेसिस्ट की भूमिका निभाई है। फिल्म स्कोर सेरा ने निम्नलिखित फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है: डॉगमैन 2023, अन्ना 2019, रेनेगेड्स 2017, लूसी 2014, 2011, आर्थर और 2 दुनियाओं का युद्ध 2010, एडेल ब्लैंकसेक के असाधारण रोमांच 2010, आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्टाजार्ड 2009, आर्थर एंड द इनविजिबल्स 2006, बैंडिडास 2006, बुलेट प्रूफ मोंक 2003, रोलरबॉल 2002, डेकालेज होरेयर 2002। तो दोस्तों बात की जाए इसके फर्स्ट पार्ट की, तो वो हमें 25 जुलाई 2014 को यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिला था और 6 अगस्त 2014 को ये फ्रांस में, और साथ ही साथ 90 मिनट टोटल इसकी लेंथ थी और बहुत ही बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस किया था। मूवी का बजट लगभग 40 मिलियन का था और इसने जो कलेक्शन किया 470 मिलियन का किया था। इसी वजह से OTT राइट इसके बहुत बढ़िया एक तरह से बिके और नेटफ्लिक्स पर ये हमें देखने को मिली। आप इसे अब प्रेजेंट टाइम पर नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, पूरी डिटेल इसके बारे में बता दी है। जैसे कोई अपडेट आती है या कोई टीजर या ट्रेलर आउट होता है इसके दूसरे पार्ट का, तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।